टर्म को मैं बाहर करके लिखूं, क्या क्या कांस्टेंट है? 2 पाई, एक है के, एक है -16 एन क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और एन कितना है आपके पास? 3, दैट इज 3 का क्यू। ये टोटल एनर्जी था -1.51 इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब कॉमन निकाल लो यहां से, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू ट्राई किया जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए, कहां से? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक। आपके पास ये क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा? आर जेड स्क्वायर इंटू 1/4। देयरफॉर 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में टोटल 7 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने लास्ट लेक्चर को अच्छे से कवर कर लिया होगा। हम लोग लास्ट लेक्चर पे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में चर्चा करना शुरू किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 की। तो चलो बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेंगे, जिसमें हम लोग 2 एक्सप्रेशन की चर्चा किए थे। एक था रेडियस का एक्सप्रेशन, क्या था? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या मिला था? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। किस यूनिट में? तो एनस्ट्रॉम की यूनिट में। एक तो ये चर्चा किए हुए थे। फिर एक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखे थे, क्या मिला था? -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 डिवाइड बाई एन स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। और इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया था तो मिला था -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डिफरेंट यूनिट का भी एक्सप्रेशन हमने लास्ट लेक्चर पे करवा दिया है। इसके बाद एक और एक्सप्रेशन हम लोग को चर्चा करना होता है, वो है आपके पास वेलोसिटी इन बोर्स ऑर्बिट। कैसे वेलोसिटी की एक्सप्रेशन होगी? हम लोग जानते हैं फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल, फ्रॉम बोर्स एटॉमिक मॉडल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोर्स एटॉमिक मॉडल का कौन सा था? हमने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया है, क्या था? mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। यही आपके पास बोर्स एटॉमिक मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके मदद से अगर मैं v को कैलकुलेट करूं तो mr को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्या मिलेगा? nh अपॉन 2 पाई इंटू m इंटू r। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। और रेडियस का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, बोर्ड पे भी मैं लिख रखा हूं। क्या एक्सप्रेशन होता है? n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। जिन बच्चों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि रेडियस का एक्सप्रेशन मैं कहां से लिख रहा हूं, दैट मीन्स वो लास्ट लेक्चर को देखे नहीं है। तो ऐसे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप लास्ट लेक्चर को कवर करें, उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप देखें। ठीक है? अब करना कुछ नहीं है, यहां से इक्वेशन नंबर 2 को उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो। तो मैं लिखूं पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट पे रखो तो क्या मिल जाएगा? v इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई m इंटू r की जगह पे इस रिलेशन को रखें तो n स्क्वायर एच स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये तो ऊपर चला जाएगा ना यहां पर, तो 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब कट करो, क्या क्या कट रहा है? m से m आपका कटेगा, 1 पाई से 1 पाई कटेगा, 2 से ये 2 चले जाएंगे, n से 1 n जाएगा, h से 1 h जाएगा। क्या रिजल्ट बना? v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई n इंटू एच। नाउ अगर कांस्टेंट टर्म को मैं बाहर करके लिखूं,
क्या क्या कांस्टेंट है, 2 पाई, एक है k, एक है e स्क्वायर बाई h इंटू z अपॉन n। आपको पता है लास्ट लेक्चर में मैं बता रखा हूं, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, k का वैल्यू फिक्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, कितना वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सारे कांस्टेंट वैल्यू को यहां पे पुट करें, सारे कांस्टेंट वैल्यू को यहां पे पुट करें तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n, और ये किस यूनिट में मिलेंगे, मीटर पर सेकेंड की यूनिट में मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप इस वाले वैल्यू को माइंड में रखना, तभी आप वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इस रिलेशन को भी पकड़ के रखना, जेई और नीट में यहां से ऑप्शनल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं विच वन ऑफ द करेक्ट के नाम से, ठीक है। तो इसको पहले आप जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या अगला टॉपिक होने वाला है। पहले इसको जरा आप कॉपी कर लें, ठीक ना। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को देखना है टाइम एंड रिवैल्यूएशन। टाइम एंड रिवैल्यूएशन, सबसे पहले हम लोग टाइम का जिक्र करते हैं। टाइम को मैं स्मॉल टी के साथ दिखा लेता हूं। आपको पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है ना। और अगर मान लो कि ये हमारे पास एटम है तो डिस्टेंस कौन सा होगा बताओ, ये बाहर वाला सरकमफ्रेंसी डिस्टेंस होगा, कितना होता है ये 2 पाई आर होता है। ये किसके बराबर लिखेंगे, डी के बराबर, जो कि डिस्टेंस है आपका। तो डी के जगह पे लिख लो आप 2 पाई आर, और वेलोसिटी तो वेलोसिटी होता है, ठीक ना। अब चूंकि हम लोग एक बात को जानते हैं कि रेडियस बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है एनस्ट्रॉम की यूनिट में, और मिनट की यूनिट में क्या मिल जाएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। और एक वेलोसिटी भी हम लोग देख चुके हैं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। अब करना कुछ नहीं है, यहां से रेडियस और वेलोसिटी को उठा करके आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, क्या रिजल्ट मिल जाएगा देखिए जरा। तो t इज इक्वल टू 2, और पाई का वैल्यू पहले पाई आप लिख लो यहां पे, r कितना है आपके पास देखो तो ये वाला r है, आप ले सकते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई, और वेलोसिटी कितना है बाबू देखो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 ना, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन n। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे हम लोग, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 2, और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये n तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा NQ डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो t का वैल्यू मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 NQ डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। और ये जो टाइम मिलेगा, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है ना। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये मिलता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 एन क्यू बाई क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आपको पता है कि एन क्या होता है नंबर ऑफ सेल, और जेड क्या होता है एटॉमिक नंबर। ये तो बच्चों हमें पता चला टाइम के बारे में। नाउ यहीं पे अगर मैं रिवैल्यूएशन के बारे में बताऊं, अगर मैं यहां पे रिवैल्यूएशन के बारे में बताऊं तो रिवैल्यूएशन को मैं f के साथ दिखा लेता हूं, ठीक ना। और f बराबर क्या होगा तो 1 अपॉन टी के बराबर होगा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन कह सकते हैं। 1 अपॉन टाइम कितना आ चुका है देखें, तो ये आ चुका है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 एन क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, देयरफॉर f इज इक्वल टू क्या होगा
1/1.5 इंटू 10⁻⁻16 इंटू Z² बाई क्या लिखेंगे, NQ लिखेंगे। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करो क्या मिल जाएगा, तो ये मिल जाता है F इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15 Z² बाई NQ, और ये मिलेगा सेकेंड इनवर्स के फॉर्म में। तो ये दो रिलेशन आप जरा माइंड में रखना, एक टाइम वाला और दूसरा रिवैल्यूएशन वाला। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 एटम आयन। किस ऑर्बिट की बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है, और किस आयंस की बात कर रहा है, तो लिथियम +2 आयंस की बात कर रहा है। अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दैट इज मैक्स अराउंड द न्यूक्लियस। आपको एक तो पता करना है वेलोसिटी, और दूसरा आपको पता करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं तो ऑर्बिट का वैल्यू कितना दिया गया, थर्ड, और आयंस का एटॉमिक नंबर कितना होगा, थर्ड। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। अब सिंपल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो क्या मिला था, 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड। नाउ V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6, Z कितना है बच्चा, 3, N कितना है आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड। ये और ये आपका कट जाएगा, तो वेलोसिटी मिल जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी मिल गया हमारे पास। नाउ अगर हम लोग रिवैल्यूएशन निकालें, क्या निकालें, रिवैल्यूएशन। बता, रिवैल्यूएशन का फॉर्मूला अभी क्या देखे, अभी आपने देखा रिवैल्यूएशन इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15 Z² बाई NQ। यही आपने देखा है। अब करना क्या है, सिंपल Z का वैल्यू रखो और N का वैल्यू रखो, तो आपको रिवैल्यूएशन पता चल जाएगा पर सेकेंड। ठीक ना, तो F इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15 इंटू Z², Z कितना है आपके पास, 3 का स्क्वायर, और N कितना है आपके पास, 3, दैट इज 3 का क्यूब। ये और ये आपका कटेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू 6.66 इंटू 10⁻15 बाई 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.22 आ जाएगा। देयरफॉर रिवैल्यूएशन होगा 2.22 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और आप चाहे तो रिवैल्यूएशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ठीक है ना, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट और हीलियम प्लस आयन की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट कहने का मतलब n का वैल्यू 1 और एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आपको सबसे पहले पता करना है एनर्जी। एनर्जी बराबर एक्सप्रेशन देखें लास्ट लेक्चर पे, 13.6 इंटू Z² बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सारे वैल्यूज को रखें यहां पे। तो E बराबर -13.6 इंटू Z हो गया 2 का स्क्वायर, N हो गया 1 का स्क्वायर, दैट इज E बराबर -13.6, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा, ये किस यूनिट में मिला बाबू, ये मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के फॉर्म में। आप इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किलो कैलोरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे समझाया है। मैं बस जूल के फॉर्म में दिखाऊं तो जूल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, -54.4 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो जूल में कन्वर्ट करने वाला यूनिट था, आपको पता है ना एक चीज कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल,
है ना। तो इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये जूल पर एटम के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस यूनिट में पूछ रहा है, लेकिन आमतौर पे आप इसी को सॉल्व करना और उसके बाद क्वेश्चन जिस यूनिट में बोलेगा उस आधार पे उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस आपको पता करना है, तो रेडियस निकालना है तो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि रेडियस का फॉर्मूला क्या था, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यूनिट एंगस्ट्रॉम वाला। ठीक है, यानी R इज इक्वल टू 0.529, एन कितना है चेक करें, तो आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर, और Z कितना है आपके पास 2, दैट इज R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 0.264 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नाउ आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इतना एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, तो 0.264 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें तो आपके पास एक और क्वेश्चन है, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम। आपके पास टोटल एनर्जी दिया गया है कितना, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे कह रहा है देन फाइंड आउट, आपको काइनेटिक एनर्जी पता करना है सबसे पहले नंबर पर। काइनेटिक एनर्जी, आपको एक बात बखूबी पता है कि टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले लेक्चर पर। तो टोटल एनर्जी था -1.51 इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस से माइनस कटेगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होंगे 1.51, ना हो जाएगा 1.51। इसके बाद सेकंड जो आपको कैलकुलेट करना है वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन क्या होता है, -2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। देख चुके हैं हम लोग लास्ट लेक्चर पे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां रख दो 1.51 इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया 202, यानी -2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब आपको सी में कैलकुलेट क्या करना है, ऑर्बिट कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि ऑर्बिट कहां से निकाला जा सकता है, टोटल एनर्जी से निकाला जा सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं ऑर्बिट की, तो हम लोग जानते हैं एनर्जी बराबर क्या था, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और टोटल एनर्जी आप निकाल चुके हैं -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो -1.51 डिवाइड बाई -13.6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अच्छा, जेड का वैल्यू कितना रखा जा सकता है, 1। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहा है और हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है। तो अगर यहां पे लिखे तो 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे ये आपका 9 टाइम में चले जाएंगे। कितने टाइम में, 9 टाइम में। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिल जाएगा यहां से, एन स्क्वायर किसके जगह पर है, 9 की जगह पे, तो 9 इज इक्वल टू एन स्क्वायर मिला, देयरफॉर एन इक्वल टू √9 दैट विल बी 3। तो ये ऑर्बिट की संख्या आपको मिल गई, 3 मिल गई। ठीक ना। इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है डी नंबर पे रेडियस। क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, रेडियस कैसे निकालोगे, फॉर्मूला पता है, 0.529 इंटू
एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। एन का वैल्यू निकाल चुके हैं 3 और जेड कितना है आपके पास 1 है, तो R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अच्छा, जेड के जगह पे आप चाहें तो 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जेड की जगह पे क्या ले सकते हैं 1 ले सकते हैं। ना इसको सॉल्व कर लें तो R3 इज इक्वल टू होगा 0.529 इंटू 9। सॉल्व करो फटाफट, क्या मिलता है, तो ये मिल जाएगा आपके पास 4.761 एंगस्ट्रॉम। ये तो मिल गया बाबू हमारे पास रेडियस। आगे एक और क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला पता है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अब जेड और एन का वैल्यू रखो और वेलोसिटी मिल जाएगा। तो v बराबर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6, जेड कितना है 1 है, और आपके पास ऑर्बिट कितना है देखो तो 3 है, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ना इसको अगर आप सॉल्व करोगे आएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 नहीं बल्कि 10 टू द पावर 6 करो, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको इससे कट करेंगे हम लोग तो 0.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाले, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाले, ऑर्बिट भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, वेलोसिटी भी पता चल गया। आप चाहो तो यहां से टाइम भी निकाल सकते हैं और रिवैल्यूएशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप उसको भी जरा प्रैक्टिस कर लेना खुद से, पहले इसको आप कॉपी करो, ठीक ना। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास दिया गया एक टॉपिक, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। दो ऑर्बिट्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा। जैसे सपोज करो कि हमारे पास N1 एक ऑर्बिट है और ये ट्रांजिशन करके आपका N2 तक पहुंच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके N2 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो इनिशियल कह लो और इसको आप चाहो तो फाइनल कह लो। अच्छा, इनिशियल एनर्जी को मैं E1 के साथ दिखा देता हूं और फाइनल एनर्जी को E2 के साथ दिखा देता हूं। तो चेंज इन एनर्जी कैसे पता करोगे, फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को माइनस करना होगा, वही करेंगे हम लोग। अब एनर्जी बराबर रिलेशन जानते हैं, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। क्यों N2 लिखा, क्योंकि फाइनल एनर्जी के लिए ऑर्बिट हमने N2 रखा हुआ है, माइनस इनिशियल एनर्जी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई क्या होगा N1 का स्क्वायर। क्योंकि एनर्जी इनिशियल E1 है तो उसकी ऑर्बिट को हमने N1 कह दिया। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 का स्क्वायर हो सकता है। अब इसको सिंपल सॉल्यूशन दें तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। अब कॉमन निकाल लो यहां से तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, जहां पे N1 क्या है इनिशियल ऑर्बिट और N2 क्या है फाइनल ऑर्बिट, E1 क्या है इनिशियल एनर्जी और E2 क्या है आपके पास फाइनल एनर्जी। इसको जरा आप कॉपी करो, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3। मतलब इनिशियल ऑर्बिट आपको 1 लेके चलना है और फाइनल ऑर्बिट आपको 3 लेके चलना है। और किस आयन की बात कर रहा है, लिथियम +2, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं अभी जस्ट, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। अब सारे वैल्यूज को रख दें तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6, Z कितना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू
1 अपॉन n1 आपके पास कितना है तो 1 का स्क्वायर और n2 हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सिंपल सॉल्व करें तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9, 1/1 माइनस 1/9। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा तो डेल्टा E इज इक्वल टू होगा 13.6 इंटू 9। तो इसको एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 इंटू 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बाई क्या हो जाएगा 9। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आता है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बड़ा सिंपल सा था, सारे चीज को अगर आप समझते चल रहे हैं ना और फॉर्मूला माइंड में बैठते जा रहा है तो आपसे न्यूमेरिकल आसानी से बनते जाएगा। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एक ऐसा एनर्जी जो सप्लाई किया जा रहा है फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक करानी है तो उसके लिए आप एनर्जी सप्लाई करोगे तो उसको बोर्स एनर्जी बोल रहे हैं। लेकिन वो बोर्स एनर्जी जो अप्लाई किया जाएगा किसी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन कराने के लिए, कहां से? ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट तक। मतलब N1 आपको N लेके चलना होगा और N2 आपको इनफाइनाइट लेके चलना पड़ेगा। तो ये दो कंडीशन पर जो एनर्जी मिलेगा ना उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है, यानी अगर आप डेल्टा E फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा E अभी जस्ट हमने देखा था 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर था। सही है, n1 और n2 की वैल्यू रखें तो डेल्टा E बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू n1 कितना है तो n का स्क्वायर हो जाएगा और n2 कितना है तो इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 बाई इनफाइनाइट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 0 मिल जाएगी। यानी कि डेल्टा E बराबर क्या लिख सकते हैं तो 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। देयरफॉर बोर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी या बोर्स आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मिल गया हमारे पास? 13.6 जेड स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप इसको चाहें तो एनर्जी जूल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल के लिए क्या करना होगा बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आप सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा आप कॉपी कर लो। ठीक ना, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टू इवैल्यूएट द वेवलेंथ और वेव नंबर of spectral line series, then Rydberg gives the formula और ये फॉर्मूला क्या है? वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये भी है। और वेव लेंथ के लिए दिया है 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर वेव नंबर पता करना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूले की बात करना, और अगर वेव लेंथ पता करना हो तो नीचे वाले फॉर्मूले की बात करना। जहां पर क्या है? आर को हम लोग कहते हैं बाबू रिडबर्ग
रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। और एक रिलेशन माइंड में रखना 1/r वाला, ये आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। r का वैल्यू कांस्टेंट है 109700 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन 1/r का वैल्यू जो होगा वो 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। इसको माइंड में रखना, ये न्यूमेरिकल में काफी मदद करने वाला है। इसके बाद z जो है आपके पास, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम या फिर आयंस। इसके बाद n1 की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट होगा। और n2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, तो फाइनल स्टेट होगा। अगर सारे वैल्यूज आपको पता है तो वैल्यूज को यहां पे पुट करके आप वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो, वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो, और वेव लेंथ भी पता कर सकते हो, वेव लेंथ भी पता कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूले को लिखे जा रहे हैं। उससे पहले आप कॉपी करो और इसकी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, इसकी अगर हम लोग डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन कैसे इसका डेरिवेशन किया जाएगा, तो हम लोग एक रिलेशन तो देख चुके हैं कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग देखे भी हैं। और एनर्जी का रिलेशन आपको बखूबी पता है, -2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n² एंड h²। अब चूंकि E2 की बात कर रहे हो तो यहां पे N2 दिखा दो, ताकि E2 के लिए अलग ऑर्बिट N2 नजर आता रहे। नाउ E1 की अगर बात करते हैं तो E1 कितना होगा, -2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। कर सकते हैं। अब इसको सिंपल सॉल्व करें तो डेल्टा E इज इक्वल टू -2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर h का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n1 स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर। इसको आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। तो डेल्टा E इज इक्वल टू होगा 2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस 2π² m k² z² e के पावर 4 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर एंड h का स्क्वायर। अब जो कॉमन का पार्ट है उसको आप बाहर निकाल लो। कॉमन क्या क्या दिख रहा है, देखो तो डेल्टा E 2π² कॉमन है, m k² कॉमन है, e के पावर 4 कॉमन है, डिवाइड बाई h² इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। यह हमने कॉमन बाहर निकाल करके सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। नाउ हम लोग जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एनर्जी बराबर क्या लिखा जाता है, hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा। अब इस वाले एनर्जी की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो तो क्या मिल जाएगा, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2π² m k² e के पावर 4 डिवाइड बाई h² इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। करा कुछ नहीं है, इस वाले वैल्यू को उठा के हमने यहां रखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 1/λ इज इक्वल टू 2π² m k² e के पावर 4 डिवाइड बाई h² और h³ हो जाएगा, इंटू क्या लिखेंगे c इंटू z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला
इसको हम लोग आर के साथ रिप्लेस कर देंगे। आर क्या है यहां पे? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर इसको आर के साथ रिप्लेस कर दें, आर के साथ रिप्लेस कर दें तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या मिलेगा? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो चुका है रिडबर्ग फॉर्मूला। नाउ एक और चीज जानते हैं हम लोग कि 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेव नंबर। तो अगर यहां पे वेव नंबर के साथ लिखें तो हमें पता है कि वेव नंबर इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। देयरफॉर वेव नंबर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, तो वेव नंबर निकालने के लिए ये वाला रिलेशन मिलेगा और वेव लेंथ निकालने के लिए ये वाला रिलेशन मिलेगा। ठीक है ना? तो बाबू यहां पे आर वाला वैल्यू याद रखना, ये जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन रहा है कि आर जो मिला है यहां पर, ये जो आर मिला है, आर बराबर क्या है? रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 डिवाइड बाई एच क्यू इंटू सी। ये रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करें हम लोग। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम द एनर्जी लेवल विथ n इक्वल टू 1 टू एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4। आपको वेवलेंथ पता करना है। क्या पता करना है? वेवलेंथ, यानी लैम्डा कितना होगा। ग्राउंड स्टेट n1 दिया गया है 1 और n2 दिया गया है आपके पास 4। ठीक है, रिडबर्ग फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, हाइड्रोजन दिया गया है तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा। z का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो 1 होती है। सारे वैल्यू जरा पुट करें यहां पे। r को छोड़ दो अभी ऐसे ही। z की जगह पे 1 का स्क्वायर, n1 की जगह पे 1 का स्क्वायर और n2 की जगह पे 4 का स्क्वायर। सॉल्व करें जरा। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 16। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर ले। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू 16 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा? 16। इसको सिंपल एलसीएम लिए हुए हैं। ठीक है ना? रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 15 बाई क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 15 बाई 16। देयरफॉर लैम्डा बराबर, तो लैम्डा के लिए क्या करना होगा? इसको रिवर्स करना होगा, है ना? तो रिवर्स जब करोगे तो क्या मिलेगा? 16 बाई 15 इंटू 1 अपॉन r। भाई इसको रिवर्स करोगे तब ना आपको वेव लेंथ मिलेगा। ये तो 1 अपॉन वेव लेंथ है, हमें सिर्फ वेव लेंथ चाहिए, तो पलटना पड़ेगा इसको। जैसे ही पलटे तो r चला गया नीचे, 16 बाई 15 हो गया। नाउ हम लोग जानते हैं 1 अपॉन r किसके बराबर होता है? 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अब इसको पुट कर दो यहां पे, वेवलेंथ आपको पता चल जाएगा। इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके देखो कितना आ जाता है। तो ये निकल करके आता है 972.8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा आसान टाइप के क्वेश्चन होता है, बस आपके माइंड में फॉर्मूला रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हो। इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम। आपके पास दिया गया फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज किसी को याद है? बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट कितना होता है? जल्दी से बताओ कितना होता है?
2 होता है। बाल्मर सीरीज का ग्राउंड स्टेट कितना होता है? 2 होता है। और फर्स्ट लाइन कहने का मतलब क्या था? तो N2 पता करना हो तो N1 में जितना नंबर ऑफ लाइन बोला है क्वेश्चन में उसको ऐड करना था। याद करो, लेक्चर पहले पढ़ा चुके हैं इसको। तो N2 बराबर क्या मिल जाता? 2 + 1 = 3। अब करना कुछ नहीं है, यहां पे आपको वेव लेंथ पता कर लेना है। अगेन रेडबर्ग फॉर्मूला इस्तेमाल करो। तो 1/λ = RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। ठीक है ना? तो 1/λ = R किस स्पीसीज की बात कर रहा है? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। N1 कितना है? तो 2 का स्क्वायर है। N2 कितना है? तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर है। दैट इज 1/λ = R इंटू 1 माइनस 1/9। सही है? अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो 1/λ = हो जाएगा R। इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 36, 9 माइनस 4 आएगा ना। यानी कि 1/λ = R इंटू 5 होगा 36। आपको क्या पता करना है? वेव लेंथ। तो इसको रिवर्स कर दो तो लैम्डा = होगा 36/5 इंटू 1/R। नाउ आपको पता है 1/R किसके बराबर? 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर। इसको जरा पुट कर लो यहां पे। तो लैम्डा बराबर 36/5 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 66.4 एंगस्ट्रॉम। कर सकते हो तो डायरेक्ट है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा फॉर्मूला, और सारे वैल्यूज को फॉर्मूले पे रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसको जरा कॉपी करो, आगे कुछ और क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को जानना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लास्ट लाइन और लैम्डा मिनिमम। देखो वेवलेंथ हम लोग दो सोच के चलते हैं, एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और दूसरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा मिनिमम भी कह सकते हैं और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को लैम्डा मैक्सिमम भी कह सकते हैं। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को हम लोग लास्ट लाइन भी कहते हैं, मतलब स्पेक्ट्रल लाइन का सबसे लास्ट लाइन, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ को फर्स्ट लाइन भी बोला जाता है। तो नाम से भी समझ में आ रहा है फर्स्ट लाइन कहने का मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट में आपको एक जोड़ के चलना पड़ेगा, और लास्ट लाइन कहने का मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट हो सकता है। भाई कितना लाइन आएगा ये हम लोग को थोड़ी पता है, तो हम लोग अनंत से कहते हैं, इनफाइनाइट से कहते हैं। तो ध्यान देना, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोला जाए या फिर लास्ट लाइन बोला जाए या फिर मिनिमम वेवलेंथ बोला जाए तो N2 का वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट कंसीडर करना है। फिर अगर क्वेश्चन में कहीं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जिक्र दे दिया या फिर फर्स्ट लाइन का जिक्र दे दिया या फिर मैक्सिमम वेवलेंथ का जिक्र दे दिया तो N2 N1 का ठीक एक ज्यादा होगा। ठीक है? जैसे क्वेश्चन है तो ज्यादा मैटर अच्छे समझ में आएगा। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन। देखो बोल रहा है लास्ट लाइन, जैसी लास्ट लाइन का जिक्र आया N2 का वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट कितना होता है बाबू? 1 होता है। इन हाइड्रोजन एटम तो Z का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। अब निकाल लो सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले 1/λ दैट इज RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2² होगा। दैट इज 1/λ, R को छोड़ दो ऐसे। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ग्राउंड स्टेट कितना है? 1 है, और N2 कितना लेके चलना है? इनफाइनाइट लेके चलना है। ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? 1/λ = R। ये तो हो गया आपके पास 1, ये तो हो गया 1, माइनस हो गया 0। 1/∞ का वैल्यू क्या मिलता है? 0 मिलता है। देयरफॉर 1/λ हो गया R के बराबर। देयरफॉर लैम्डा बराबर क्या मिलेगा? 1/R, और 1/R कहने का मतलब 912 एंगस्ट्रॉम। आप ध्यान दे लेना बस इस वाले पॉइंट को। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए N2 का वैल्यू इनफाइनाइट
और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका मिलेगा? लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन का, ठीक है। और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगा या मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको जरा कॉपी करो, इसके जैसा और कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन लाइन ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेनिंग एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना है, तो आप एक काम करो, थोड़ा सा आपके पास ग्राउंड स्टेट है, लेकिन कितना ग्राउंड स्टेट है ये नहीं बताया गया है, तो आप ग्राउंड स्टेट को N1 कह के 1 मान लो, ठीक है। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना हो, क्या पता करना हो? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पता करना हो, ठीक ना। तो इसको कहना लैम्डा मिनिमम, और यहां पर N2 का जो वैल्यू होगा, N2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा आपके पास? इनफाइनाइट होगा। फिर अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में लैम्डा मैक्सिमम कहना पड़ेगा, और N2 का वैल्यू आपको यहां पे N1 + 1 लेके चलना पड़ेगा, और N1 कितना है? 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले आप एक काम करो, लैम्डा मिनिमम को फाइंड आउट करो, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को फाइंड आउट करो। तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस क्या होगा? N2² होगा। अब लैम्डा की जगह पे मैं लैम्डा मिनिमम कह देता हूं, इज इक्वल टू हो गया R, और Z का वैल्यू कितना है? हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा। N1 आपके पास लेके चलना है 1, यानी 1 का स्क्वायर कह लो, और N2 आपको कितना लेके चलना है? इनफिनाइट लेके चलना है, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, इसको सॉल्व करो। तो 1/लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस क्या होगा? 0। 1 माइनस क्या होगा? 0। 1/इनफिनाइट का वैल्यू 0 होता है। देयरफॉर लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू कहलाएगा 1/R, जो होगा 912 एंगस्ट्रॉम। ये मिनिमम आपको पता चल गया। अब मैक्सिमम या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर आपको पता करना है तो N2 आपको ग्राउंड स्टेट से ठीक आगे सोचना पड़ेगा। मतलब 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू R, Z कितना होगा? 1 का स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इंटू N1 कितना था? तो 1 का स्क्वायर, और N2 कितना होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए? N2 होगा 2, तो ये होगा 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें इसको। 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू R इंटू 1/1 माइनस 1/4। देयरफॉर 1/लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया R इंटू एलसीएम लेके चलेंगे तो 3/4 आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा? तो 4/3 इंटू 1/R, और 1/R का वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम है ना। 912 एंगस्ट्रॉम रखो। तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 4/3 इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 6/112, इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मिनिमम वेवलेंथ, और ये हो गया आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ। इसको जरा कॉपी कर लो, ठीक ना। फिर अगले क्वेश्चन की भी बात कर लेंगे फटाक से हम लोग, ठीक है। चलो आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स, 15,200 सेंटीमीटर इनवर्स ना। आपके पास है फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहने का मतलब है
कि ग्राउंड स्टेट कितना होगा 2 और N2 आपके पास कितना होगा 2 + 1 दैट इज 3। ये सब सिखा दिया हूं पहले जब मैं स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ा रहा था, ठीक है। सबसे पहले वेव नंबर की बात करें तो ये कितना है 15200 इज इक्वल टू आर। जेड का वैल्यू कितना होगा 1, चूंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सॉल्व करें 1500 इज इक्वल टू आर इंटू 1/4 माइनस 1/9। Therefore 1500 इज इक्वल टू आर इंटू 5 क्या होगा 36। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या कह रहे हैं द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ लिथियम +2। इस बार आपको लिथियम +2 लेके चलना है। यहां पे हाइड्रोजन का था, किसका था हाइड्रोजन का था, अब लिथियम का सोचना है। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। इस बार भी हमारे पास ग्राउंड स्टेट कितना रहेगा 2 और N2 कितना रहेगा 3, लेकिन इस बार Z का वैल्यू चेंज हो जाएगा। Z कितना हो जाएगा यहां पे 3 हो जाएगा, क्योंकि लिथियम +2 की बात कर रहा है और ये बात कर रहा था हाइड्रोजन की। सिंपल है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू आर, Z के जगह पे रख लो 3 का स्क्वायर, N1 के जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। सही है, तो वेव नंबर इज इक्वल टू 9R इंटू 1/4 माइनस 1/9 दैट इज 9R इंटू 5 क्या होगा 36 होगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या पता करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है वेव नंबर की। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को डिवाइड कर दो आप पहले, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो क्या मिल जाएगा 15200 डिवाइड बाय न्यू डैश इज इक्वल टू R इंटू 5 डिवाइड बाय 36 डिवाइड बाय 9R इंटू 5 डिवाइड बाय 36। ये और ये कैंसिल, R से R कैंसिल, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा न्यू डैश इज इक्वल टू 15200 इंटू 9। सॉल्व करके देखें 8 6 30, ये इतना आ जाएगा। कर सकते हो, पहले तो हाइड्रोजन के लिए पता करो, फिर लिथियम +2 के लिए पता करो और दोनों को डिवाइड करके न्यू डैश या वेव नंबर आप लिथियम का पता कर लो, ठीक है। इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। आप पहले पता करो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपको पता करना है तो मैं इसको ऐसा कह लेता हूं लैम्डा मैक्सिमम फॉर लाइमन सीरीज। इसमें ग्राउंड स्टेट कितना होगा 1 और मैक्सिमम कैसे निकलता है N1 + 1 दैट इज 1 + 1 इज इक्वल टू हो गया 2, यानी कि 1/λ मैक्स लाइमन इज इक्वल टू क्या होगा RZ² इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/λ मैक्स। किसके लिए बाबू लाइमन के लिए, इज इक्वल टू RZ² इंटू 1/1 माइनस 1/4, ठीक है। सॉल्व करके देखें तो 1/λ मैक्सिमम किसके लिए लाइमन के लिए इज इक्वल टू R। इसको जरा एलसीएम लेके सॉल्व करें क्या मिलेगा, तो 3/4 मिल जाएगा, 3/4। तो लैम्डा मैक्स फॉर लाइमन क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा दैट इज 4/3 इंटू 1/R। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बार्मर के लिए पता करो मैक्सिमम वेवलेंथ
वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ बाल्मर के लिए कैसे पता करेंगे? लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर। बताओ बाल्मर का ग्राउंड स्टेट, अरे बोल भी दो, कितना? 2। और N2 कितना होगा लॉन्गेस्ट के लिए? तो 2 + 1 दैट इज 3 होगा ना। तो लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम फॉर बाल्मर, बाल्मर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन लैम्डा मैक्स बाल्मर इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। अब इसको सिंपल एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कर दो। तो लैम्डा मैक्स बाल्मर ये क्या मिल जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 36/5, 36/5 इंटू 1 अपॉन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, यानी कि लैम्डा मैक्स फॉर लाइमन डिवाइड बाई लैम्डा मैक्स फॉर बाल्मर इज इक्वल टू, लाइमन कितना था? लाइमन कितना था? 4/3 है ना। तो ये था आपके पास 4/3 इंटू 1 अपॉन आर, और बाल्मर कितना हुआ? तो 36/5 इंटू 1 अपॉन आर। ये और ये आपका कैंसिल आउट, 5 किधर चला जाएगा? ऊपर, यानी 4/3 इंटू 5 क्या होगा? 36। ये हो जाएगा 9 टाइम में, सॉल्व करेंगे आएगा 27। ये आपका रेशियो मिल जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान देना है बाबू, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करना सीख गए तो न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, और फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहला लिमिटेशन ये कहता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल उसी स्पीसीज में काम करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही संख्या हो। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस की बात करते हैं आप तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिथियम +2 की बात करते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एक ही संख्या हो, वहां पर बोर्स एटॉमिक मॉडल काम करेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन के लिए या बाकी स्पीसीज के लिए जहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक से ज्यादा है, वहां पे ये मॉडल वर्क नहीं करता है। इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम और आयन हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे हीलियम प्लस, लिथियम +2, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट यह कहता है, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने एक बात कहा था कि इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो NH/2π के बराबर होगा। अब NH/2π बोर्स कहां से लेकर के आ रहे हैं, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। यह पॉइंट मैंने लास्ट क्लास पे भी बोला था। सेकेंड पॉइंट लिखा गया है कि वाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। एंगुलर मोमेंटम क्यों NH/2π के बराबर है, इसके बारे में बोर्स ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। देखो जीमान इफेक्ट क्या है? जीमान इफेक्ट कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं। स्टार्क इफेक्ट क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग की इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। तो ना तो ये जीमान इफेक्ट
और स्टार्क इफेक्ट, दोनों में से किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपका लिमिटेशन है। जीमान इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में वर्क करता है, याद रखना, और स्टार्क इफेक्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसको फटाक से कॉपी कर लो पहले। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। आज हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग डुअल नेचर ऑफ मैटर की शुरुआत करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।